class. Class 12th students, today we are going to do the characters of The Merchant of Venice, written by विलियम शेक्सपियर. तो विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आज हम इसके पात्रों के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो ये आप जब नाटक है, एक नाटक लिख दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद अब इतने सालों में बीत गए हैं कि कितने सारे क्रिटिक्स ने इनके बारे में, पूरे इनके नाटकों के एक एक चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत ध्यान से निकाला, और फिर उसके बाद इन सब के कैरेक्टर्स के बारे में लिखा गया है. तो ये कोई अपने से नहीं लिख दिया जाता है, बल्कि ये किसी न किसी ने पहले इसमें रिसर्च करी और फिर उसके बाद ये सब लिखा है. तो हम लोग पहले देखते हैं इस नाटक में मेन जो हमारे पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं. दीज आर एंटोनियो, पोर्शिया, शाइलॉक, बेसानियो. ये ऑर्डर में ऐसे चल रहा है, इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस इन द प्ले. द नंबर 1 इज़ एंटोनियो बिकॉज द होल प्ले इज़ बेस्ड ऑन हिम. फिर इसके बाद है पोर्शिया, शाइलॉक, बेसानियो. बेसानियो के बाद आएगा ग्राशियानो, फिर गॉबो. यहाँ तक कि और छोटे पात्र भी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं अगर कभी पूछा जाए, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना पर्याप्त होगा कि आप एंटोनियो, पोर्शिया, शाइलॉक और बेसानियो के बारे में जान लें. यहाँ इस वीडियो में बहुत कुछ संभव नहीं है और ऑडियो में आपको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, लेकिन एंटोनियो एक ऐसा पात्र है. अब इसमें देखते जाइए, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है और ये एकदम ये इसकी समरी आप इसमें कैरेक्टर्स जो है ये मत लिखिएगा, ये सही नहीं है. ये बस एक तरह से नोट है, एक नोट्स बनाया गया है और वो सही नहीं है. इसको और इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा और बढ़ा चढ़ा करके लिखना पड़ेगा. हर एक के साथ उसका एक साक्ष्य भी देना पड़ेगा पीछे से, उसको सपोर्ट करने के लिए जो नाटक में जो शब्द बोले गए हैं वो भी साथ साथ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. और थोड़ा सा आपको ये भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि हाँ, ये यहाँ एक्ट 3 में बोला गया है, एक्ट 4 में बोला गया है, इस सीन में बोला गया है. ये सब भी इसके साथ सपोर्ट में लिखना पड़ता है. तो हम सबसे पहले चलो एंटोनियो को देखते हैं. एंटोनियो कैसा एक व्यक्ति है? वो मेन हीरो है, लेकिन फिर भी जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तो पूरा फोकस, पूरा लाइमलाइट ये शिफ्ट हो जाता है पोर्शिया और शाइलॉक की लड़ाई पर, कि पोर्शिया कैसे शाइलॉक के चंगुल से एंटोनियो को निकालती है. हाउ शी ब्रिंग्स बैक एंटोनियो फ्रॉम द क्लचेस ऑफ शाइलॉक. ठीक है, फ्रॉम द विलेनस शाइलॉक. तो अब इसमें ये है, अगर हम देखते हैं पूरे नाटक में तो एंटोनियो का ऑपोजिट, एंटोनियो के सापेक्ष, मतलब एंटोनियो का कैरेक्टर जिस तरह का है उसके सापेक्ष अगर पूरा देखा जाए तो एंटोनियो का उल्टा शाइलॉक है. ठीक है, वो उसका हम कह सकते हैं कि जोड़ीदार है, लेकिन एकदम उल्टा है. तो शेक्सपियर ने एंटोनियो और शाइलॉक दो लोगों को आमने सामने खड़ा किया है. फिर इसमें देखिए एंटोनियो के जो है, एंटोनियो हमेशा दुखी रहता है, जबकि उसको खुद भी नहीं मालूम कि वो दुखी क्यों है, और ये आपको पूरे नाटक में दिखाई पड़ेगा. वो वाई ही इज सैड ही डजंट नो. उसका जो एलियनेशन है, सबसे दूर हो जाने का संबंध, अलग थलग रहने का, ये भी जो है ये वो खुद भी नहीं समझ पाता. उसके पास कोई कारण नहीं है और फिर भी ही हैज़ नो रीज़न टू बी सैड, बट स्टिल तो वो अपने इस एलियनेशन को, अपने ये सेंस ऑफ एलियनेशन या सेंस ऑफ मेलंकली, या मेलंकली जो उसका नेचर है, मेलंकली मतलब भी अकेलापन, एकांतवास में रहने वाला, तो इसको जो है वो एट्रीब्यूट करता है अपने नेचर को, कि भगवान ने उसको ऐसा नेचर दिया ही है कि वो सब की तरह नहीं हो सकता है, बल्कि वो सबसे अलग अलग रहता है, और इसी वजह से वो हमेशा सैड मूड में रहता है. देखो चौथी 5वीं लाइन में. फिर इसके अलावा आप जो है कैरेक्टर में लिखिएगा कि वो है क्या क्या. ये भी, वो एक रिच मर्चेंट है वेनिस का, वो एक मनी लेंडर है, ही इज़ अ मनी लेंडर, ही
लेंड्स द मनी, वो लोगों को पैसा देता है विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट, बिना उस पर इंटरेस्ट चार्ज किए हुए। और इसीलिए पूरे वेनिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एंटोनियो। और इस तरह से और इस वजह से वो लोग जो हैं लोगों का खून चूसना चाहते हैं, दोज हु वांट टू गेट द मनी, पीपल लाइक शार्लॉक, दे हेट एंटोनियो। वो लोग एंटोनियो से हेट भी करते हैं इसी वजह से क्योंकि उन्हें एंटोनियो बिल्कुल नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़े ताकि वे अमीर बनते जाएं। और लेकिन एंटोनियो ऐसा नहीं है, एंटोनियो अमीर है लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को सताता नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से ही शोज़ हिज गुड क्रिश्चियन वैल्यूज़, और इस तरीके से वो क्रिश्चियन वैल्यूज़ को दिखाता है जो कि शार्लॉक के अंदर नहीं है, विच दोज वैल्यूज़ विच आर लैक्ड बाय शार्लॉक, ठीक है, जो शार्लॉक लैक करता है, यानी उसमें कमी कर रहता है। एंटोनियो इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी तरीके से वो बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू शार्लॉक है, बिल्कुल उसका शार्लॉक का बिल्कुल ऑपोजिट है। शार्लॉक, क्योंकि शार्लॉक पूरी तरह पैसे में डूबा रहता है, जबकि एंटोनियो पैसे में डूबा रहने वाला व्यक्ति नहीं है। फिर उसका एक दोस्त है बेसानियो, जिसके लिए जो है वो इतना कुछ करता है, और वो उसका ये दिखाता है कि वो उसका हेल्पिंग नेचर है, जबकि इवन व्हेन ही डजंट हैव द मनी, जबकि उसके पास पैसे भी नहीं है, ही हेल्प्स हिम बाय हिज क्रेडिट, वो उसको सिर्फ अपनी साख, अपने नाम से ही उसकी मदद कर देता है और कहता है जाओ मेरे नाम पे जहाँ से पैसा मिल सकता हो वहाँ जा कर के ले लो। सो दिस शोज़ दैट हाउ हेल्पफुल ही इज़, कि वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि एंटोनियो मेलंकली है, एंटोनियो जो है शार्लॉक के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है, वो कंजूस माइजर नहीं है और वो पैसे के पीछे नहीं भागता है। और फिर उसके बाद ये भी आप लिखिए कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो ये सब है। फिर हम ये देखते हैं कि वो जो उसके सेंस ऑफ एलियनेशन है वो एक तरीके से उसका एक पैसिव नेचर है। पैसिव नेचर मतलब बहुत आगे बढ़ के कुछ करने वाला नहीं, अपने हक के लिए लड़ने वाला नहीं है वो व्यक्ति। तो वो अपने राइट के लिए स्ट्रांगली फाइट नहीं करता है। जब आप नाटक देखेंगे तो देखते हैं कि उसने छोड़ दिया अपना, कि अब वो शार्लॉक के पंजे से नहीं बच पाएगा और इसलिए बेसानियो को लेटर लिखता है कि आओ मुझे आखिरी बार देख जाओ। यानी अब उसके मालूम है कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, यानी वो आखिरी दम तक फाइट करना छोड़ देता है। उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि वो आखिरी दम तक किसी से अपने हक के लिए लड़ता रहे, कोशिशें उसके लिए नहीं करता है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो टोटल में ये कहा जाए कि वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत ही हेल्पफुल है, एक बहुत अच्छा मर्चेंट है और वो एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और वो किसी से जलन नहीं रखता है। बेसानियो की शादी हो रही है, उसे कोई जलन नहीं है। फिर उसके बाद शार्लॉक से भी पैसा लेने में उसे कोई मन में कुछ नहीं आता है, सब कुछ। लेकिन एंटोनियो बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है, लेकिन उसमें कमी ये है कि वो एक पैसिव कैरेक्टर है। जितना आपको बताया ये सब एंटोनियो का लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये अपने से मत लिखिएगा, अगर कहीं मिल जाए, किसी के पास बुक हो तो वहाँ से लिख लीजिएगा, और नहीं है तो फिर जब स्कूल खुलेगा ये तब लिखा जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड दैट इज़ योर पोर्शिया। ये शेक्सपियर के नाटकों में महिला पात्र पुराने ज़माने के समय में जब महिलाएं स्टेज पे आके काम नहीं करती थीं, उनका स्टेज पे आकर के काम करना बहुत ही अशोभनीय कार्य माना जाता होगा। तो उस समय भी अब नाटकों में अगर महिला पात्र हैं तो क्या करेंगे, तो जो यंग लड़के होते थे उन्हीं को लड़कियों की तरह कपड़े पहना करके शुरू में दिखा देते थे। लेकिन शेक्सपियर जानते थे कि ये ड्रॉबैक है कितनी देर तक, अगर लड़कियों का पात्र उसमें बहुत देर तक आता है तो कितनी देर तक ये लड़के ऐसे करेंगे, तो नाटक खराब लगेगा। इसलिए उन्होंने अपने ज़्यादातर नाटकों में लड़कों को जो ऐसे लड़की बन के आते थे
थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन हो जाती है पूरे नाटक में कि एक लड़की को लड़के के रूप में रहना पड़ता है और फिर ज़्यादातर पूरा ड्रामा उसी रूप में चलता है उसके। तो यहाँ भी मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी हम देखते हैं कि पोर्शिया जो एक महिला पात्र है वो पहले एक लड़की के रूप में आती है 1-2 सीन में, 3 सीन में, और फिर उसके बाद वो लगातार लड़के के ही रूप में आती है और बिल्कुल अंत में जा कर के वो लड़की के रूप में फिर से आती है। तो यानी उन लड़कों को आराम हो गया, इस तरीके से वे अपना पात्र भी निभा सके। ठीक है। अब पोर्शिया जो है वो कैसी है, आपने पूरा नाटक अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि नाटकों में बहुत कुछ लिखा था, समरी में इतना कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि पोर्शिया आखिरकार एंटोनियो को शार्लॉक के चंगुल से छुड़ा लेती है। ठीक है। तो इसलिए पोर्शिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नंबर 1 पॉइंट, वो बहुत ही सुंदर है। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज ऑल द पीपल इन वेनिस एंड इन बेलमोंट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर आफ्टर हर। ये सभी लोग उसके पीछे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ही सुंदर है। फिर उसके बाद वो एक बहुत ही अमीर हेयरेस है, रिच हेयरेस है। वो घृणा भी नहीं करती है। घृणा मतलब प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है, उसकी शक्ल नहीं अच्छी है, बट स्टिल शी डजंट हेट हिम। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस तो उसने ऐसे दिखाई कि वो चुपचाप वहाँ बेलमोंट से निकल करके किसी तरीके आ गई और उसने पता भी नहीं लगने दिया। वो लड़के के रूप में आकर के एंटोनियो को बचाने की भी कोशिश कर लेती है, और जबकि बेसानियो को समझ में भी नहीं आता कि ये कौन है। ठीक है। तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और फिर उसके बाद वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि जब चीज़ें उसके फेवर में नहीं हुई, जब एंटोनियो का निर्णय, उसके एंटोनियो के ट्रायल का निर्णय उसके पक्ष में नहीं आया, तब भी उसने एंटोनियो को किस तरीके से बचा लिया। तो वो बहुत ही स्मार्ट है और वो अपने पिता की ओबीडियंट चाइल्ड है, यानी उनकी आज्ञा मानने वाली बेटी है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि 3 कैस्केट्स में से जो भी जिसमें उसका पोर्ट्रेट है, उस कैस्केट को कोई सूटर यानी संभावित दूल्हे आकर के अगर खोलेंगे, उसी से उसको शादी करनी पड़ेगी। और वो इस बात को विलफुली एक्सेप्ट करती है, चाहे उसे पसंद हो चाहे उसे ना पसंद हो, पर वो पिता की आज्ञा को मानती है। इस बात से ये पता चलता है कि जिस समय की ये कहानी है उस समय हो सकता है कि ऐसी महिलाएं कम होंगी, और इसीलिए उसकी इस महिला पोर्शिया के लिए इतने सारे संभावित उम्मीदवार शादी करने के लिए आते हैं। फिर वो बहुत ही अच्छी है और वो एंटोनियो से इस मामले में बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वो अंत तक लड़ती है। वो एंटोनियो की तरह पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव कैरेक्टर है और वो आखिर तक लड़ने वाली है। ठीक है। तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और फिर वो जो है आखिर तक लड़ती है और आखिर में एंटोनियो को शार्लॉक के क्लचेस से छुड़ा लेती है। तो फिर उसके बाद उसके अंदर ये भी नहीं है, हम देखते हैं कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, मजाक करने का भी गुण है, क्योंकि लास्ट में रिंग एपिसोड, अंगूठी वाला जो पूरा प्रकरण है, उसमें भी उसने बेवकूफ़ बनाया एंटोनियो को, बेसानियो को, सबको, और इसकी वजह से नाटक में ह्यूमरस एलिमेंट आ गया, यानी मजाक की चीज़ आ गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोर्शिया एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शेक्सपियर ने इतने स्ट्रॉन्ग महिला पात्र बहुत ही कम इसमें, मतलब उनके जब भी उन्होंने लिखा है उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग महिला पात्र लिखे हैं, लेकिन पोर्शिया के जितना अच्छा और जितना सुंदर पात्र उन्होंने नहीं लिखा है। पोर्शिया उनके सब महिला, सारे नाटकों में जितनी महिला पात्र आई हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड ओबीडियंट एंड इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग माइंड, मतलब जितना अच्छा वो लिख सकते थे, ही हैज़ रिटन द कैरेक्टर ऑफ पोर्शिया इन दैट वे। शेक्सपियर की सबसे अच्छी हीरोइन पोर्शिया है। ठीक है,
ये सब हो गया क्लियर। अब इसमें ये मत लिखिएगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये बहुत शॉर्ट में लिखा है। इसके साथ आपको ड्रामा में जो लाइनें और जो चीज़ें आई हैं उससे भी आपको सपोर्ट करते हुए लिखना है। केवल इतने से काम नहीं चलेगा। ये मैंने 3 लाइन में लिखा है, 3 लाइन में कैरेक्टर नहीं लिखे जाते हैं। कैरेक्टर कम से कम आप जो है 30 लाइन में लिखने के बारे में सोचिए। तो एग्ज़ाम में जा कर के आप 15 लाइन लिखेंगे, और जब 15 लाइन लिखेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। सो डोंट थिंक ऑफ दिस, दिस इज़ वेरी 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 शॉर्ट। इट इज़ जस्ट गिवन हियर बिकॉज आई डोंट हैव द बुक। मेरे पास किताब नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने ये इतने शॉर्ट में बताया है। लेकिन अगर समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार इसी को पढ़ लीजिएगा।